प्रधानमंत्री जब एक इतने सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं हिंदू मुसलमान, तब आप लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री अब चुनने जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होंगी? सो ऑलरेडी 2 बार वो आ चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रोपगेशन ऑफ हेट एंड डिह्यूमनाइजेशन। एक तरीके से देखा जाए तो द इंडियन सोसाइटी इटसेल्फ फेवर्स दिस काइंड ऑफ सेंटिमेंट्स। मुझे यही सबसे बुरा लगता है कि वो एक प्रधानमंत्री के तौर पे ऐसा बात कह रहे हैं और वो भी बड़ी सभा के बीच में। ये संदेश खली का जो मामला है वो कितना बड़ा मुद्दा है? जो बंगाल के लोग हमको पता चलता है कि ये क्यों हो रहा है। मुर्शिदाबाद से अलकायदा बोल के नॉर्मल मुसलमान लोगों को उठाया गया। संदेश खली में लड़कियों के साथ जो हो रहा है या फिर जो हुआ है उसके अगेंस्ट में आप सच में कुछ स्टेप लेंगे तो फिर आपकी तो पार्टी इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तब अक्रॉस इंडिया कुछ करिए। When it comes to the subject of women, lower caste women, Adivasi women, Muslim women, I don't think there is any hope from this government or BJP or any right-wing party in India. पॉलिटिकल स्पॉट देने से सब कुछ नहीं हो जाता है। गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन दिस, क्योंकि ये एक केस नहीं है। ये जो सरकार है ममता बनर्जी की, खासकर जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, करप्शन का मुद्दा है, उस पर आप लोग कैसे इनको देखते हैं? सवाल ही नहीं है कि ममता बनर्जी की गवर्नमेंट करप्टेड है या नहीं है। 2014 के बाद जो टेट हुआ है या फिर जो एसएससी हुआ है उसमें बहुत सारे स्कैम्स हैं, कोर्ट में वो केस चल रहा है और बहुत से सारे एग्जाम्स 2016 के बाद कुछ हुआ नहीं है। आई थिंक पार्टी जो है सब करप्ट है, उसका डिग्री, वो डिफरेंस इज इन डिग्री नॉट इन काइंड। ये जो करप्शन है इट इज़ वेरी इंट्रिंसिक टू वेस्ट बंगाल। तो कम्युनल और करप्शन को लाइक वी शुड लुक एट इट फ्रॉम अ बैलेंस पर्सपेक्टिव। तो दोनों चीज़ ही गलत है। एवरी पार्टी इन्होंने अपना वोट ही डिस्क्लोज कर दिया है, इसको हटा देंगे हम। वेलकम टू अनदर इलेक्शन शो न्यूज़ लॉन्ड्री। द न्यूज़ मिनट का इलेक्शन कवरेज का कारवां इस समय पश्चिम बंगाल में है। मैं कलकत्ता में हूँ, कलकत्ता की हिस्टोरिक जादवपुर यूनिवर्सिटी में हूँ। हमारे साथ जादवपुर यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र हैं, उनसे हम यहाँ के जो मुद्दे हैं, जो बंगाल के मुद्दे हैं, जो इस यूनिवर्सिटी के मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ प्रेसिडेंसी कॉलेज है यहाँ का, बहुत ही हिस्टोरिकल एक और शिक्षण संस्थान है, उसके भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी बात करेंगे। और ये सारी जो न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट की कवरेज है आप लोगों तक, ये हमारे तमाम जो चुनावी फंड हैं उनके ज़रिए आप तक पहुँच रही है, आपकी मदद से, जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे एनएल सेना के समर्थक हैं, उन्होंने इसको फंड किया है। तब हम आप तक और देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे तमाम रिपोर्टर्स इन खबरों को पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको आपने देखा है टेलीविज़न की दुनिया में, बड़े नाम है, वो लोग भी न्यूज़ लॉन्ड्री की इस कवरेज में उनके साथ चुनाव को कवर कर रहे हैं। तो हमारे इस इलेक्शन फंड को लगातार मदद करते रहिए, क्योंकि न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट का ये जो शो है, तमाम जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, जो हमारी खबरें हैं, ये किसी भी तरह के ना तो सरकार से विज्ञापन लेती हैं, ना ही किसी तरह के कॉरपोरेशन से विज्ञापन लेती हैं। पूरी तरह से ऐड फ्री है, स्पॉन्सरशिप से फ्री है, सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स की मदद से। तो इस न्यूज़ लॉन्ड्री की और न्यूज़ मिनट की इस कवर को मदद करते रहिए। हम हमारे जो साथ छात्र हैं उनसे हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट के शो पे। सबसे पहले एक बड़ी चर्चा इस समय चल रही है। प्रधानमंत्री लगातार तमाम मंचों से एक बात कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी या अपोजिशन किसी भी तरह से जीत जाती है और सत्ता में आती है तो आप लोगों की जो लोग आम लोगों के वो हैं वेल्थ है, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ है, वो जब्त कर ली जाएंगी और उसका बंटवारा किया जाएगा। और सिर्फ इतना नहीं, उसके बाद एक कदम और आगे बढ़कर वो कहते हैं कि ये मुसलमानों के लिए ऐसा किया जा रहा है। वो खुलेआम नाम लेकर कहते हैं कि मुसलमानों को बांटना चाहती है कांग्रेस पार्टी आपकी प्रॉपर्टी। तो प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के इस बयान को आप लोग स्टूडेंट के तौर पर जब जादवपुर यूनिवर्सिटी में देखते हैं और हर मंच से उनको इस तरह की भाषा बोलते देखते हैं, तब आप लोगों को क्या लगता है? सबसे पहले मैं चाहूँगा जाहिद आपसे शुरुआत की जाए। जी, तो फिर मुझे एक छोटा सा रेफरेंस देना पड़ेगा। वो है 2014 में इलेक्शन से पहले जो बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा है, वो 27 मार्च ऐसा कुछ डेट है, वो लोग एक ऐसा कॉन्फ्रेंस या फिर कुछ प्रोग्राम उधर कंडक्ट किए थे। तो उस पर उन्होंने ये बोला कि जो देश का मुसलमान है वो बहुत पिछड़ा हुआ है
कांग्रेस ने उन लोगों के लिए कुछ नहीं किया, बस सरकारी नौकरी में उन लोगों का बस 2% ही हिस्सेदारी है। ये तब बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंस था, जो बीजेपी का माइनॉरिटी मोर्चा सेल है वो उन्होंने वहाँ से बोला। तब बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं आया था 14 में तब। तो फिर जब 2024 आया तब 10 साल बीजेपी गवर्नमेंट थी या फिर है। तो फिर वो जब ये बोल रहे हैं कि सारे कांग्रेस के टाइम पे सारे वेल्थ जो है बाकी जो भी था सब कुछ में पहला हिस्सेदारी मुसलमानों का था, तो फिर वो तो खुद के बातों से खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना। मतलब आपके जो माइनॉरिटी सेल हैं अब तो फिर उसको ही बोल रहे हैं कि वो गलत है। प्रधानमंत्री जब एक इतने सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं हिंदू मुसलमान, तब आप लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री अब चुनने जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होंगी जब नई सरकार को लेकर? This is the third time that the Prime Minister is running for in the election. So already 2 बार वो आ चुके हैं on the basis of this propagation of hate and dehumanization. So एक बात से मतलब एक तरीके से देखा जाए तो द इंडियन सोसाइटी itself favors this kind of sentiments. ये हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है due to which he can capitalize on these sentiments and use them in his election speeches. और बिल्कुल election आने के बिल्कुल पहले ही मतलब this is very blatant और एक मतलब प्रधानमंत्री के लिए ये एक एक्चुअली दिस इज़ अ न्यू लो फॉर हिम। पहले भी उन्होंने बहुत कुछ बोला है इंक्लूडिंग आई मीन हिज पार्टिसिपेशन इन द 2002 गुजरात राइट्स, जिस तरीके से उन्होंने रिलीफ कैंप्स को चाइल्ड प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज बोला, जिस तरीके से उन्होंने मुस्लिम्स के लिए ये डिह्यूमनाइजिंग लैंग्वेज वो यूज़ करते आ रहे हैं। और एक बात जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे लगे कि ये स्पीच उन्होंने बिंसवारा में दिया, जो कि एक प्राइमरीली आदिवासी पॉपुलेटेड एरिया है। तो वो जिस तरीके से इन सेंटिमेंट्स को प्रोपैगेट करना चाह रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है कि वो इन जगहों को टारगेट कर रहे हैं जहाँ पर you can foster some kind of solidarity among the tribals and the Muslims. But he is specifically targeting these areas so that there is no chance of solidarity, because he does not really care about the majority, the upper caste Hindus and their sentiments in this country, but he wants to create an atmosphere ki there is no chance of cooperation, no brotherhood among marginalized communities. That is why he also refers to this, BJP has this continuous terminology of vote bank, जो ये बोलते हैं vote bank, the phrase itself is a dehumanizing phrase, क्योंकि आप इंसानों को आप numbers पर you're tallying them on the basis of numbers, you're not considering their aspirations. So you target the Adivasi vote bank, you go to Binswara and you say such bad words that and then it blows up. So yeah, it's like, yeah. एक तो मैं अपने जो दर्शक हैं उनके लिए भी थोड़ा सा एक जानकारी दे देता हूं कि जिस मैनिफेस्टो में जिस इस दावे की बात कही जा रही है, वादे की बात कही जा रही है, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में ऐसी कोई चीज़ है नहीं कि वो कोई वेल्थ टैक्स लगाने वाले हैं, इनहेरिटेंस टैक्स लगाने वाले हैं और उसके ज़रिए कुछ छीनने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। तो एक चीज़ इसमें बात साफ थोड़ा सा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चीज़ है जो उनको इस चीज़ को बार बार जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती उसको भी वो बार बार बढ़ा रहे हैं। तो आप अपनी बात रखें। ये तो बहुत दुख की बात है कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है और वो ऐसे प्रोवोकेटिव बातें वो कर रहे हैं। देखिए, बात ये है कि वो तो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, वो तो भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं ना कि आपके गले से मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा और ये सब करा जाएगा। वो ऐसा बात कह रहे हैं, लेकिन हमारे यूथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, लाइक देयर इज़ अ एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इन आवर कंट्री, लाइक लोगों के हाथ में उसका हक नहीं है, वो 2 वक्त की खाना भी नहीं खा पा रहे हैं अब इस समय में, लाइक 24 लाइक सो उस समय पे खड़े होके वो ये सब कह रहे हैं कि मुसलमानों आपको ये करेंगे, मुसलमान ये करेंगे। लाइक ये सही बात नहीं है। लाइक एक प्रधानमंत्री होने के वो है हमारे, वो हम उनसे आशा करेंगे कि वो एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, वो हमारे कंट्री को कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये सब की वो बात करेंगे। लेकिन वो इन सब चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि मुसलमानों के गले आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा या कांग्रेस पार्टी आपका वेल्थ लेके वो जब्त कर लेगा। देखिए, ये सब बातें तो कांग्रेस पार्टी ने नहीं कही है, किसी ने भी नहीं बताई ये सब बातें। सो मुझे यही सबसे
बुरा लगता है कि वो एक प्रधानमंत्री के तौर पे ऐसा बात कह रहे हैं और वो भी बड़ी सभा के बीच में. सो इट्स अ बैड थिंग फॉर आवर कंट्री. या हमारे साथ यूनिवर्सिटी के कुछ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स भी हैं, तो इन लोगों से भी इनके मुद्दों के बारे में बात करेंगे. और हमारे साथ अभी तुरंत प्रेसिडेंसी कॉलेज के कुछ और स्टूडेंट्स जुड़े हैं, तो इनको भी हम इस बातचीत में शामिल करेंगे. सबसे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप जो हमारे साथ विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, इन लोगों के साथ इनके मुद्दों को समझें थोड़ा सा. सरकार के नज़रिए से कि क्या उम्मीद है, किस तरह की चीज़ें सरकार आप लोगों के लिए करे जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा राहत हो, और अगर अभी इस समय कोई कुछ मुद्दे हैं जो कि यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम है आपको, तो उसके बारे में भी बता सकते एक्चुअली आपने मुझे यूनिवर्सिटी के बारे में सवाल पूछा, लेकिन बाकियों को आपने हैं. देश के बारे में सवाल पूछा, इसलिए ठीक है. यूनिवर्सिटी में फ़िलहाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा जो यूनिवर्सिटी है वो मतलब डिसेबल्ड फ्रेंडली है काफ़ी, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत ही वेल बिहेव्ड हैं डिसेबल्ड लोगों के साथ. इसीलिए यूनिवर्सिटी में कुछ समस्याएं थोड़ी बहुत होती हैं, और वो मुझे लगता है थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के तौर पे होती है, मिसकंसेप्शन के तौर पर होती है, जो कि पूरे सोसाइटी में ही है. तो यूनिवर्सिटी अगर सोसाइटी का पार्ट है, तो इसका मतलब जो समस्या सोसाइटी में है वो समस्या यूनिवर्सिटी में भी होगी. दूसरा सवाल आपने पूछा था सरकार हम लोगों को किस तरह से राहत दे सकती है. सरकार ने अपने मतलब सरकार यानी फ़िलहाल सेंट्रल या हमारे यहाँ स्टेट पे मैनिफेस्टो जो रिलीज़ किया गया है, वो जो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है उसमें कहा गया है मोदी की गारंटी. और हमारे यहाँ जो मैनिफेस्टो रिलीज़ किया गया है वो है दीदीर शपथ. इसका मतलब ये कोई पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं है, ये दो व्यक्ति का मैनिफेस्टो है. तो ये दो व्यक्ति हमें क्या दे सकते हैं, इन्होंने कुछ नहीं दिया है. और सरकार से अगर कुछ चाहना हो तो हम एक्सेस चाहेंगे, एक्सेसिबिलिटी चाहेंगे, इंक्लूशन चाहेंगे सोसाइटी में, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, लेकिन ये कुछ भी हमारे पास फ़िलहाल नहीं है. तरह की एक चीज़ हमारे जो जानकारी में आई है वो ये है कि यहाँ पर रैगिंग एक बड़ी दिक्कत है. दूसरा हैरेसमेंट, वुमेन जो गर्ल स्टूडेंट हैं उनके उसकी हैरेसमेंट की कई सारी मुद्दे सामने आए हैं. तो ये इस मामले में कैंपस के अंदर किस तरह का वो है, फिर हम जो गर्ल स्टूडेंट हैं उनसे भी इस बारे में बातचीत करेंगे. बात यह है कि रैगिंग और जो हैरेसमेंट का केस आप बोल रहे हैं वो सोसाइटी में, उन्होंने जैसे बोला कि सोसाइटी में ये बहुत ही प्रिवेलेंट है और बहुत ही कैंपस में जो है ये बहुत ही बहुत ही कैंपस में एग्जिस्ट करता है. तो यहाँ पर मतलब ये प्रॉब्लम है, यहाँ हर प्रॉब्लम हर जगह है. तो मतलब नहीं मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ. यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये रैगिंग का प्रॉब्लम है. हैरेसमेंट बहुत सारे केसेस आए हैं, रैगिंग का भी बहुत सारे केसेस आए हैं. ये बहुत ही दुखद बात है. बस तो यहाँ पर अगर रैगिंग की समस्या है तो उससे निपटने के लिए कोई यूनिट है, कोई सेल है जहाँ पर जाकर स्टूडेंट अपनी बात कह सकते हैं और उनको वहाँ से पूरा सपोर्ट मिलता है, इस तरह की कोई व्यवस्था है? हाँ, हम लोग यहाँ जो डीन ऑफ स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के पास एक कमेटी फॉर्म किया गया है. बहुत ही डिपार्टमेंट से एकदम एक पूरा यूनिट है, सेल है, जहाँ पे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव भी है, स्कॉलर्स रिप्रेजेंटेटिव भी है, जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स एड्रेस करते हैं, वो जाके बोलते हैं एंड दे मेक एन इन्वेस्टिगेशन इनटू इट, दे मेक एन इंक्वायरी इनटू इट एंड दे कम टू कंक्लूजन. वी ऑल्सो हैव एन ICC as a body. It's a debatable thing that whether it works in a better way or not, but there is a body and it consists of teachers also and students and scholars also. Okay, so there is a body and the things are addressed. We will not say that things are addressed as adequately or as swiftly as we want, but things are there, mechanisms are there that needs to be addressed. And yes, this is a disappointing fact that in a campus like Jadavpur University that marks itself as progressive, these things happen. But there are a lot of sensitization drives and all from the part of the students and also from the faculties that takes place to combat these things. Okay. इसके अलावा कैंपस में अगर मैं कहूँ टीचिंग स्टाफ के नज़रिए से लैब्स की बात करें अलग अलग, तो इन सारी चीज़ों की क्या स्थिति है, मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा. Mainly the UGC has cut funds for the universities, and then it's a state university, and even the state government has actually cut the funds. So there is a lack of facilities here, like even the toilets and other stuffs, those aren't up to the mark. But I think even with this minimal budget, Jadavpur still strives, and
it's one of the best colleges in the across the India. So you can see that, you know, like how, you know, like the governments, you know, they are trying to privatize the education. If you see the fee structure here in Jadavpur, it's just like 1,000. Like for the engineering course, it's like 10,000 for 4 years. And for arts course, it's like 4,000. So it means, you know, like every strata of the society has the access that to study here. So I think, you know, like after 5 years or 6 years, I don't know what would happen, you know, because the state is, you know, slowly reducing the funds, and how, you know, the university is going to manage it. Now they are getting from the alumni and other sources, but how long it would go, we don't know actually. So as students, you know, we are actually requesting the government to increase the funds and, you know, फैकल्टीज और ये सब पूरा है. oh yeah, faculties are actually very much good here. तो असमिल ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मुद्दा उठाया कि जो प्राइवेटाइजेशन है शिक्षा का, वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पर. पूरे देश में ही करीब करीब एक यही इसी ढर्रे पर बात आगे बढ़ रही है कि शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और वहाँ पर फिर जिस तरह की फीस है वो कैसे बाकी स्टूडेंट को, हर तरह के छात्रों को एक्सेस हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कम है. उससे काफ़ी ऐसे तबके के बच्चों को भी शिक्षा का मौका मिल जाता है जो कि प्राइवेट एजुकेशन में शायद उतना आसान नहीं है. एक और चीज़ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, आप लोगों ने उस पर थोड़ा सा स्टडी किया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसको लेकर. So, as far as the new education policy is concerned, we heard that the 3-year course of the bachelor degree has been extended to 4 years, and students can come and can pursue their bachelor degree anytime in their career they want. And the new education policy, as such, is I think it's not, there's no new inclusion, but it's a furtherance of the existing education policy, and the new thing that happens to be is that this extension of 3-year courses into 4 years, which is a new. You think it's good or not? It could happen some other way also. Well, I think it's not. I think the fact that it's extended to 4 years, it's a good avenue for those who cannot continue the 3 years degree, and they can come anywhere at any point of their at any point of time in their life and continue their course. So that's Right. that's a good. आप बताएं. My name is Srijan. I am also from Presidency University. न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत कुछ अच्छा भी है और बुरा भी है, लेकिन the way what he said, the extension of this UG course into 4 years, so the last year, which is the 4th year actually, it does not make any sense because they try to completely focus it on research. आप अगर बच्चे लोग से रिसर्च करवाना चाहते हैं, उसके लिए फंडिंग होना चाहिए, उसके लिए रिसोर्सेज होना चाहिए. जहाँ हमारे फैकल्टीज बोल रहे हैं कि उनके पास ऐसा कोई रिसोर्सेज ही नहीं है, कोई स्टेट सपोर्ट नहीं है, स्पेशली इन गवर्नमेंट कॉलेजेस. सो वो जो 4th ईयर का एक्सटेंशन हो रहा है, सो यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ बैकिंग फॉर दैट. एंड प्रोज है, कॉन्स भी है, जैसे MA को हटा दिया जा रहा है, मास्टर्स कोर्स को काइंड ऑफ कम्प्लीटली साइडलाइन किया जा रहा है. तो एक काइंड ऑफ से एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन जो इंडिया में जो होना चाहिए, तो आई थिंक एंड मोस्ट ऑफ द एकेडमिक कम्युनिटीज़, लॉट ऑफ प्रोफेसर्स हमारे भी मतलब बोल रहे हैं कि हायर एजुकेशन को ये जो करंट डिस्पेंसेशन है वो स्टाइफल करना चाहते हैं, एंड दे आर मोर फोकसिंग ऑन वोकेशनल स्किल्स. Yes, vocational skills is good, but at the end of the day, you have to have some kind of backing to resource that. तो ये है. सरकार का ये भी है कि इस तरह के पढ़ाई को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा एक मैन पावर है जो नई कॉलेज स्कूल से आ रहा है, तो उसको उसके हाथ में कुछ ऐसा रहे कि जिससे वो सीख के ऐसे स्किल्स हों कि जिससे वो उसके रोज़गार का ज़रिया बन सके. और एक बड़ी सोच ये है कि ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट है वो उस तरह से आपको एम्पावर नहीं करते कि आप यहाँ से निकलने के बाद वो आपके रोज़गार का ज़रिया बन सके. तो वो एक बड़ी सोच है, पर मैं जानना चाहूँगा कि वो सोच कितना सही है, कितना गलत है. पीछे हमारे साथ जो लोग हैं, इन लोगों से मैं बात करूँगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर ही. आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपने इसकी स्टडी की है? जी देखिए, ये जो आपने अभी कहा कि मतलब मैन पावर है हमारे पास, तो मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मैन पावर में ठीक है, मगर आप चाहते हो कि मैन पावर है तो कुछ स्किल डेवलप करें, बट स्किल डेवलप करके आपको काम करने के लिए भी एक मतलब इतनी एजुकेशन तो होनी चाहिए ना कि आप वहाँ पे जाके सब कुछ अच्छे से समझ पाओ, काम कर सको जी. तो वहाँ तक अगर आप मतलब एजुकेशन नहीं करोगे तो फिर मतलब सिर्फ स्किल डेवलप करके आप क्या करोगे.
ये भी एक बात है। तो कहीं ना कहीं ये होना चाहिए कि मुझे भी ये लगता है कि आप स्किल डेवलप करो, क्योंकि बिना स्किल के मतलब आज जिस तरह से दुनिया है, जिस तरह से खास करके टेक्नोलॉजी जो है आई है हमारी ज़िंदगी में, तो आज के वक्त पे आप स्किल डेवलप किए बिना कुछ कर नहीं सकते हो। बट स्किल डेवलप करने के लिए भी आपको एक बेसिक एजुकेशन चाहिए होता है। बेसिक एजुकेशन के बिना उस स्किल का आपके पास कोई काम नहीं होगा। फिर से हम थोड़ा सा एजुकेशन पॉलिसी के बाद एक बार फिर से राजनीतिक मुद्दों की तरफ आते हैं। दो चीज़ें इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। एक चीज़ जो हमने देखी आज, मतलब बेसिकली कल, पश्चिम बंगाल की राजनीति में बहुत तेज़ी से उछला है, और जो राजभवन है, यहाँ के जो गवर्नर हैं सीवी आनंदा बोस, उनके ऊपर आरोप लगा है। एक महिला ने, जो कि राजभवन में एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनका मोलेस्टेशन हुआ है, और खुद गवर्नर के ऊपर बहुत सीरियस चार्जेस लगाए हैं। इसके अलावा एक और इसी तरह का मिलता जुलता एक वाकया इस समय राजनीति में छाया हुआ है, जो कि प्रज्वल रेवन्ना से जुड़ा मामला है, जो कि HD देवेगौड़ा, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके पोते हैं। इस समय वो लापता हैं, कहा जा रहा है कि वो देश छोड़कर जा चुके हैं। उनके ऊपर आरोप है कि बहुत सारी महिलाओं का उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है और उनका शोषण किया है। मुझे सबसे पहले यहाँ 2-3 महिलाएं हैं, मैं वो जानना चाहूँगा उनसे कि जब ये इस तरह की चीज़ें चुनाव का मुद्दा बन जाती हैं, चुनाव में इस तरह की चीज़ें उछलती हैं, तब वो उसको कैसे देखती हैं, और क्या इससे उनको किसी तरह की निराशा या किसी तरह की उम्मीद पैदा होती है कि अगर ये चीज़ें सामने आएंगी तो उनको सज़ा भी मिलेगी। सबसे पहले आप दोनों लोगों से, और फिर मैं इनसे बात करूँगा। तो ये जो आपने मुद्दा उठाया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जिसमें बात होनी चाहिए। आई थिंक अभी जो हम लोग साउथ इंडिया में भी देख रहे हैं इनका केस, आई वॉज नॉट फेमिलियर विद द सीवी आनंद केस, सो इट इज़ एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग to be honest to see even in the 21st century how women are being treated, and to be honest our safety is at question in every point of our life, it seems. We had heard very gory details from the case that had happened, that even a 60-year-old or her housemaid, his housemaid was also sexually harassed in that way, and I don't know how we can solve this, or if there is any way that government is trying to solve this, because even Brij Bhushan's son has been given a seat to work, and I don't think there is particularly any effort from the side of the government to work on these situations, and that is disappointing, because we are at the end of the day trying to survive, and if we do not feel safe in the state, in the country where we are living, I don't think it's very helpful. ये बड़ा एक मुद्दा है महिलाओं के अंदर सिक्योरिटी का, जो है, आप बताएं। एज उसने मेंशन किया, ऑलरेडी मेंशन किया कि फीमेल जो सिक्योरिटी है वो रियली ये सोचने का एक विषय है, जो गवर्नमेंट को ऑब्वियसली एक 21st सेंचुरी में इधर खड़े होकर अगर हम लोग देख रहे हैं कि एक औरत जो बाहर निकल रही है, उसका ऊपर बहुत सारा मतलब एक ऐसा लग जाता है कि आप एक वुमेन हो, आप इस टाइम पे मत निकलो, उस टाइम पे मत निकलो। सो इस चीज़ को द गवर्नमेंट शुड सॉल्व दिस बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। ये तो ऑब्वियसली एक मुद्दा है। और एक बात भी मैं गौर करना चाहूँगी, दैट इज़ कुछ चीज़ें ऐसे भी होता है जो मीडिया प्लेज अ ग्रेट रोल। इलेक्शंस के पहले ऐसा केसेस क्यों आते हैं, ये मैं फोकस करना चाहूँगी। आई रियली सपोर्ट फीमेल सिक्योरिटी इज़ रिक्वायर्ड, बट इलेक्शंस के पहले ऐसे केसेस क्यों उठाए जाते हैं, इसमें मीडिया भी बहुत रोल प्ले करता है। सो दो सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं, एक है ये रियलिटी है या ये फॉल्स है। सो ये भी एक सोचने का मुद्दा है। ठीक बात। चुनाव के समय ही कई बार पार्टियां इस तरह की चीज़ें लाती हैं, इनका इशारा टाइमिंग को लेकर है और उससे क्या नफ़े नुकसान हासिल करने की कोशिश करती हैं, आप बताएं। ये बात ठीक है कि चुनाव के पहले ये इशू ज़्यादा आती हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपोजिशन में होती हैं वो इनका इस्तेमाल करके दे वांट टू बेसिकली साउंड दैट दे आर प्रो विमेन एंड एवरीथिंग, which is I think a very good it is good for our democracy, but issues like these happen all the time. Brij Bhushan
के टाइम पे जो हो रहा था, and the way the resistance was being met by the female wrestlers. Yeah, the way the police was manhandling them and everything. So yeah, these issues happen all the time, and one thing I would like to say that I think it is kind of hopeless to think that right-wing parties in any party in any context will be pro-women. That is my first point. And the second point is that BJP, particularly our Prime Minister and the Home Minister, have had a direct role to play in the pogroms and the riots that have happened in this country before. When it comes to the subject of women, lower caste women, Adivasi women, Muslim women, queer women, I don't think there is any hope from this government or BJP or any right-wing party in India. आप दोनों लोग भी बताएं ये मुद्दा जो है. Most of the parties are complicit in this. We have heard the infamy and debauchery of Sandeshkhali by Sheikh Shah Jahan. There is Prajwal Ravana, the grandson of H.D. Devagowda, and we heard Bilkis Bano. I think this is a recurrent, theme in Indian politics, and it's not that the media focusing or the different parties are bringing up just on the eve of the election, but I think rape and all these issues are very very prevalent in Indian media and across. So this is an issue. This is a very emotive issue for both women and men. We also feel very bad that we are currently in a society where all these are transpiring, and parties are just making it a fodder for elections, and this is something I think not meant to have happened in India. संदेशखली भी एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है इसमें. इसी कड़ी में वहाँ पर भी आरोप लगाया कि टीएमसी के जो नेता थे शाहजहां शेख, उनके ऊपर भी इसी तरह से बहुत सारी महिलाओं के यौन शोषण का आरोप लगा. मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ जाहिद, आप ये संदेशखली का जो मामला है वो कितना बड़ा मुद्दा है? देखिए, अब अगर हम ऐसे बोलेंगे कि नहीं संदेशखली में हुआ है तो बाकी बहुत जगह होता है, तो फिर ये ऐसा साउंड करेगा कि मैं तृणमूल को डिफेंड कर रहा हूँ. लेकिन जो सच है वो सच है. बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट हैं उन लोगों को छोड़ दिया गया. हाँ, वो अलग चीज़ है कि उसके बाद उन लोगों को अरेस्ट करने का नोटिफिकेशन निकला. जिनको मतलब 2002 में रेप किया गया, उनके रेपिस्ट लोगों को छोड़ दिया गया. जब और इधर संदेशखाली में वो आर्टिफिशियल जो रोबोट वगैरह उतार के उधर सब कुछ चल रहा है, तो अच्छा है. मतलब देखिए, इतना तो समझ हमको भी है. मतलब जो बंगाल के लोग हमको पता चलता है कि ये क्यों हो रहा है. मुर्शिदाबाद से अलकायदा बोल के नॉर्मल मुसलमान लोगों को उठाया गया, तब ये चीज़ तो हो रहा है ना. ये तो हम तो ये देख सकते हैं. मतलब इसका क्या कि आप इसके ऊपर बैठ के पॉलिटिक्स करना चाहते हैं. सीधा सा चीज़ यही है. अगर आप सच में आप चाहते हैं कि संदेशखाली में लड़कियों के साथ जो हो रहा है या फिर जो हुआ है उसके अगेंस्ट में आप सच में कुछ स्टेप लेंगे, तो फिर आपकी तो पार्टी इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी है. तब अक्रॉस इंडिया कुछ करिए. अब लड़कियों के लिए कुछ अच्छा कुछ करिए, उन लोगों के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए कुछ करिए ना. अब बस संदेशखाली को इशू बना के आप सोच रहे हैं कि हम बंगाल में खड़े होकर पॉलिटिक्स करेंगे, ये तो सही नहीं है. मणिपुर का भी मसला है. इसके अलावा तमाम जिस पर प्रधानमंत्री का कोई बयान उस तरह से कन्विंसिंगली नहीं आया. ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला है, उस पर भी आप लोग बताएं. संदेशखली का जब मामला सामने आया तो उस पर जो अभी तक एक्शन हुआ है उससे आप लोग मुतमईन हैं, सेटिस्फाइड हैं? एक जो अच्छा चीज़ इससे हुआ था कि वन ऑफ द वुमेन हु वर in the group of those who have been sexually assaulted, she was given a political position in the BJP, which I think is very important, that the women need to be given power in the political sphere, because that is something we don't see much, and that was a good thing. But other than that, I hope that she actually tries to help the people that actually face those things, because otherwise if she falls in the same bandwagon of just political power and chair, then it won't be much of help. But other than that, the whole Sandeshkhali thing has been very horrific for the women of Bengal in general, I think. And the way it has been handled, the way media has portrayed it, nothing was right with it. Everything, the way they tried to show that the things that were happening to the women was just something happening normally. थोड़ा सा मुझे बताएं, आप बहुत स्पेसिफिक बात कह रही हैं, जिस तरह से मीडिया ने इसको हैंडल किया,
क्या चीज़ थी जो मीडिया के हैंडल करने में जो आपको लगा कि ये गलत हो रहा है, इस तरह से मीडिया को इस चीज़ को नहीं दिखाना चाहिए, इसको दूसरे तरीके से सेंसिटिव तरीके से दिखाना चाहिए? जिन महिलाओं के साथ वो केसेस हो रहे थे उनको उनसे जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा था वो आई डोंट थिंक दैट वाज अ वेरी sensitive of them. Like Right. a woman who has faced such a horrific incident, she is being asked in a way that she has to explain her whole ordeal of how she has faced that horrific and gory detail, and I don't think that is a very sensitive thing to say, but it is obviously necessary for people to know what has happened, but I think it can be proved in a more sensitive way. मैं पहला जो बात एक बोलना चाहती हूँ वो पहली चीज़ है, जैसे उसने मेंशन किया कि संदेश खली की जो एक महिला को पॉलिटिकल स्फीयर में पोजीशन दिया गया, सो इज़ इट इनफ कि पॉलिटिकल स्फीयर में पोजीशन देने से क्या सब कुछ गायब हो जाता है? लाइक एक लड़की को जब ट्रेन या बस में कोई टच करता है, उसका जो एक आउटकम होता है वही उसको 3 दिन 4 दिन या महीनों तक जगा के रखता है एंड स्ट्रेस कर देता है। और एक ऐसा सिचुएशन जो हो गया, इतना हॉरिफिक एक सिचुएशन हो गया, वो उसका मेंटल हेल्थ पे क्या गुजर रहा है वो कोई नहीं जान रहा है। पॉलिटिकल स्पॉट देने से सब कुछ नहीं हो जाता है। गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन दिस, क्योंकि ये एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। और जो उसने मेंशन जो किया कि हाँ, जो फीमेल्स थी उनको उस बारे में, जैसे मैंने बताया कि एक थोड़ा सा अगर कोई लड़की के साथ कुछ थोड़ा सा अगर इधर उधर हो जाता है, अगर कोई टच हो जाता है या कोई मोलेस्ट करने का कोशिश करता है, उसमें उसका क्या बीतता है। और उन लोगों को वो चीज़ सामने बोलने का कि आप इसको बोलो आप, एंड द फीमेल्स वर इवन पोर्ट्रेड कि उसको उनको दिखाया जा रहा है कि ये लोग हैं। सो एक फीमेल को मिला पॉलिटिकल पोजीशन, बट व्हाट अबाउट द अदर्स मेंटल हेल्थ एंड इवन दैट फीमेल, क्या वो भी इससे निकल पाएगी आफ्टर गेटिंग अ पॉलिटिकल पोजीशन? दैट्स माय क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोगों ने भी थोड़ा सा जब कोशिश की, जिनको टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि विक्टिम है इस पूरे मामले की, तो उनसे बातचीत करना इतना आसान नहीं, उनको गार्ड करके रखा जा रहा है। तो अगर किसी को एम्पावर करना है, लीडरशिप के पोजीशन पे ले जाके करना है, तो उनको उस तरह का मौका भी देना चाहिए। पर अभी ऐसा लग रहा है कि उनको पूरी तरह से गार्ड करके रखा गया है, घेर कर रखा गया, उनको कोई बातचीत नहीं करने दी जा रही है कि ऐसा ना हो कि वो कुछ ऐसा बोलें जिससे कि कोई मीडिया में सनसनी बने और फिर उसका नकारात्मक असर हो। फिर से थोड़ा सा मैं इस मुद्दे को पे हमने काफ़ी बात कर ली। एक और मुद्दा है जो मेरे दिमाग में है और मैं चाह रहा हूँ कि उस पर हम थोड़ा सा बातचीत करें। ममता बनर्जी यहाँ पर काफ़ी समय से स्टेट की पावर में है, तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में है। करप्शन के कई सारे चार्जेस उनके ऊपर लगे हैं, लगातार उस पर कई मुद्दों पर जांच हो रही है। पॉन्जी स्कीम्स का मामला है, रिक्रूटमेंट का मामला है। सबसे हाल फिलहाल में जो मामला आया वो टीचर्स भर्ती का मामला है, और उसमें एक साथ 20-22 हज़ार टीचर्स की नियुक्तियाँ रद्द कर दी गई हैं, उसमें भ्रष्टाचार की बात कहकर। तो ये जो सरकार है ममता बनर्जी की, पिछले काफ़ी समय से काम कर रही है, उसको कामकाज के पैमाने पर, और ये खासकर जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, करप्शन का मुद्दा है, उस पर आप लोग कैसे इनको देखते हैं? ममता बनर्जी की सरकार थोड़ा बहुत स्कीम तो वो लाई हैं महिलाओं के लिए, like every government does. I don't think she's an exception, but corruption भी है, बहुत है, including the violence that happened in the panchayat elections last time. These are very valid and legitimate cause of concern, जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई बीजेपी के ऑपोजिशन में है एक बहुत ही बड़ा चेहरा, इसीलिए हम उनको ब्लाइंडली सपोर्ट करते रहें, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा इसको मैं अगर कहूँ, डे टू डे लाइफ में आप लोग जब ऑपरेट करते हैं, कॉलेज आना या और भी चीज़ों में, तब आपको वो किसी तरह से कैसे अफेक्ट करता है वो करप्शन जो कि जिसके बारे में बातचीत हो रही है? डेली लाइफ में एज कॉलेज स्टूडेंट्स वो हमें ज़्यादा टच नहीं करती, क्योंकि मे बी जादवपुर यूनिवर्सिटी में हम हैं, तो थोड़ा बहुत हमारे पास वो कैपिटल है, कल्चरल कैपिटल है, जिसके वजह से हमें अफेक्ट नहीं कर रही है। लेकिन आप देख लीजिए जो कॉलेजेस टाउन वगैरह में हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, मैं एक डिस्ट्रिक्ट से आती हूँ, तो वहाँ के जो कॉलेजेस हैं
वहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं, क्योंकि उनके एस्पिरेशंस जो है वो एसएससी से जुड़े हुए हैं, और अभी हाल ही में जो स्कैम जो चल रहा है उसके तहत, तो या इफेक्ट्स। आप बताएं। सवाल ही नहीं है कि ममता बनर्जी की गवर्नमेंट करप्टेड है या नहीं है। मतलब वो लोग खड़े हैं करप्शन के ऊपर, लेकिन वही सवाल बार बार जो हमको झेलना पड़ता है कि जो ये करप्शन के जो चार्जेस हैं, जो सबसे ज़्यादा मुंह खोल के बोलते हैं, जो सबसे आगे आके बोलते हैं, कौन बोलता है? बीजेपी। वो कैसे है? मतलब एक बंगाल के नागरिक होने के नाते हम जो देखते हैं, अभी भी कोलकाता में रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे यहाँ पे हम लोग सेफली घूम सकते हैं। ये नहीं कि बहुत सेफ जगह है, यहाँ पे भी बहुत कुछ होता है। और एक चीज़ जो है, मतलब जो बोलना चाहिए मुझे, कि ममता बनर्जी के गवर्नमेंट आने के बाद से, मतलब पहले फिर भी थोड़ा बहुत होप था, जो हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे या यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, ग्रेजुएशन करेंगे, मास्टर्स करेंगे, इसके बाद थोड़ा बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन ये टीएमसी गवर्नमेंट आने के बाद से वो एकदम, मतलब वो सपना ही रह गया। मतलब वो होने का चांस है ही नहीं। मतलब अब करना है तो कोई प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ेगा, या फिर दूसरा कुछ, अगर पापा का कुछ बढ़िया सा बिजनेस है तो वहाँ पे घुस जाएंगे, या फिर कुछ, मतलब कुछ आप एकेडमिक्स में रह के, या फिर आपको कुछ अच्छा वाला सरकारी नौकरी मिलेगा, ये नहीं होगा। हमारे यहाँ पर जो सरकार है, ममता बनर्जी है, उसको अगर मतलब नंबर्स दिए जाएं करप्शन के लिए 100 में से, तो मैं शायद 99 दूंगा। 1% नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने देखा नहीं है आंखों से, लेकिन वो है, उसको समझ में आता है कि वो करप्शन भी है, तो उस लिहाज से 100% ही हो सकता है। कोई भी, मतलब वो मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई भी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस, वो कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस करप्शन फ्री नहीं हुआ है। 2014 ले लीजिए, या 2015-16 जितने सारे रिक्रूटमेंट्स हुए हैं, मतलब पूरा सब रिक्रूटमेंट कोर्ट में अभी चल रहा है, केस चल रहा है, उसमें मुकदमा चल रहा है। तो करप्शन फ्री रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। इसीलिए वो कह रहे थे कि हम अपना सपना खो चुके हैं कुछ बनने का एकेडमिक्स में, कि हम प्रोफेसर बने या टीचर बने, वो सपना हम खो चुके हैं। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि 25,000 लोगों का जो नौकरी चली गई, इसमें कुछ डिसेबल्ड लोग भी हैं जी। उनकी बात नहीं आ रही है मीडिया में, क्योंकि वैसे भी डिसेबल्ड लोग बहुत कम होते हैं, तो उनकी बात नहीं आती है मीडिया में। तो मुझे लगता है कि जैसे साधारण लोगों को समस्याएं हैं, डिसेबल्ड लोगों को उससे ज़्यादा समस्याएं हैं, क्योंकि उनको डेली लिविंग के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। एस्कॉर्ट्स ले लीजिए, या फिर एक्सेसिबल व्हील चेयर्स, या फिर कुछ भी, मतलब स्टिक्स या हेयरिंग एड्स, वो काफ़ी, मतलब प्राइस ज़्यादा है उसकी, और जीएसटी भी लगता है उसमें भी। तो काफ़ी, मतलब उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। तो ये भी बात आनी चाहिए कि डिसेबल्ड लोग कैसे सफरिंग में हैं। हम आमतौर पर इन चीज़ों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में समझ नहीं पाते, इसका एहसास नहीं होता कि किस तरह से जो डिसेबल्ड लोग हैं वो उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं। जैसे इनसे बातचीत में निकल कर आया कि छोटे छोटे बहुत सारे इक्विपमेंट हैं जो इनकी रोज़मर्रा की लाइफ को थोड़ा आसान बना सकते हैं, उनकी कीमतों से, उनकी ऊपर जो टैक्सेस हैं वो कैसे इनको प्रभावित करते हैं, और उसमें सरकारें कैसे काम कर सकती हैं। जो भी सरकार, आप बताएं, चूँकि ये आखिरी राउंड है ममता बनर्जी के कामकाज और करप्शन के ऊपर, तो सबसे मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा, आप बताएं। जी, बात यह है कि ममता बनर्जी जब गवर्नमेंट में आए थे तो सबका बहुत होप था कि कुछ बदल आएगा। जो चेंजेस आए हैं वो है कि करप्शन बहुत बढ़ गया है, और जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम ज़्यादा होते थे वो घट गया है। जो बात हुआ है कि 2014 के बाद जो टेट हुआ है, या फिर जो एसएससी हुआ है, वो उसमें बहुत सारे स्कैम्स हैं, कोर्ट में वो केस चल रहा है, और बहुत से सारे एग्ज़ाम्स 2016 के बाद कुछ हुआ नहीं है। तो अभी जो ये डे टू डे लाइफ में अफेक्ट ज़रूर करता है, क्योंकि और एक चीज़ होता था कि WBCS पहले बहुत रेगुलरली होता था, वो भी नहीं होता है। अभी अगर कोई ग्रेजुएशन करके बैठा है, वो पहले सोचता था कि मैं ग्रेजुएशन करके फिर WBCS दूंगा, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो ग्रेजुएशन के बाद WBCS के बैठेगा कि नहीं, क्योंकि एग्जाम होता नहीं है। उसके बाद और एक चीज़ हो रहा था, WBCS यानी सिविल सर्विसेज, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस जो है, ठीक है, और उसमें भी करप्शन आ गया। 2018 का और 19 का जो रिक्रूटमेंट था, उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम था, उसमें भी कोर्ट केस हुआ। और एक चीज़ जो हुआ है उसके बाद कि लास्ट CSC रिक्रूटमेंट, मतलब कॉलेज सर्विस कमीशन का रिक्रूटमेंट हुआ है
है 2019 लास्ट 2019 में, जो अभी भी चल रहा है। तो अगर एक टीचर रिक्रूटमेंट पैनल 5 साल से चले या 6 साल से चले, तो स्टूडेंट जो नेट सेट हर ईयर में जो मतलब क्रैक करके बैठा है वो कहाँ जाएगा? क्या ये चीजें जब आप लोग वोट डालने जाते हैं तब इसके आधार पर तय करते हैं कि ये हमारा वोट इसके आधार पर पड़ेगा, या कि कुछ और चीजें उसको डिसाइड करते हैं वोट को? सिर्फ ये चीज़ डिसाइड करते हैं ये हम लोग नहीं बोलेंगे कि क्योंकि अभी जो सिचुएशन है मतलब देश का, जिसमें बहुत ही कम्युनल पॉलिटिक्स चल रहा है, या फिर मतलब कम्युनिटीज़ को मार्जिनलाइज कर जाए, पोलराइज किया जा रहा है, वो मुद्दा भी हम लोग साथ में रखते हैं। लेकिन ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये एजुकेशन सेक्टर को और यूथ को और एम्प्लॉयमेंट को बहुत ही अफेक्ट करता है। तो हम लोग जब वोटिंग में जाएंगे तो ये मुद्दा ज़रूर एक बड़ा पॉइंट होगा कि वोटिंग करने के लिए। लेकिन दूसरा मुद्दा भी होगा जो मतलब जो ताकि हमारा जो सोशल फैब्रिक है और जो कम्युनल फैब्रिक है वो अटूट रहे। इसके ये तो यार सच बात है कि करप्शन बहुत ज़्यादा है, और टीचर्स रिक्रूटमेंट के जो प्रोसेस है वो तो बहुत साल नहीं चलता है। और एक पॉइंट ये है कि यूनिवर्सिटी लेवल को जो टीचर्स है उसका रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस वो चलता है, ठीक है, लेकिन वो प्रॉपरली नहीं है। ममता बनर्जी के कामकाज को आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो उन्होंने एक जनरेशन के साथ क्या किया, हमको उसके बारे में बात करना चाहिए। बताइए। देखिए जो ग्रेजुएशन के बाद जब एक लड़का या लड़की बीए करता है या एमए करता है, तो उसका एक सपना रहता है कि मैं एकेडमिक्स में जाऊँगा, क्या मैं प्रोफेसर होऊंगा व टीचर होऊंगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो पहले एसएससी का जो एग्ज़ाम होता था व टेट का जो एग्ज़ाम होता था, तो उन्होंने करप्शन की वजह से वो तो पूरा ख़त्म हो गया। फिर जो कॉलेज सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम होता था, जहाँ से वो टेट नेट और ये सब जो एग्ज़ाम्स क्रैक करके एक लड़का या लड़की जो प्रोफेसर हो सकता था, हो सकती थी, लेकिन उन लोगों के पास आज कोई ऑप्शन नहीं है। वो क्या करेंगे? वो घर में बैठे रहेंगे, तो उन लोगों के पास तो कोई जॉब का अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा क्या? लेकिन वो एकेडमिक्स में जाना चाहते थे। सो अगर वो एकेडमिक्स में अगर नहीं जा पाएंगे तो उनको और दूसरा कोई सेक्टर में जाना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर में। देखिए सब लोगों के पास वो अफोर्ड करने का वो ज़रिया नहीं होता कि वो प्राइवेट सेक्टर में जा पाएंगे। कई लोगों का वो सपना रहता है कि मैं सरकारी किसी सेक्टर में जॉब करूंगा। अगर सरकारी सेक्टर में ये हाल है तो वो लोग कहाँ जाएंगे? नौकरियां नहीं हैं सरकारी उसमें सेक्टर में, ये भी एक बड़ा मसला है। आप लोग बताएं, ममता बनर्जी का कामकाज कैसे देखते हैं, जो भी 15 सालों में रहा है, 10-15 सालों में, और इसके अलावा जो करप्शन के चार्जेस हैं एक बड़ा मसला है, और प्रधानमंत्री हर मंच से कहते हैं कि वो भ्रष्ट लोगों को जेल भेज देंगे, तो उसमें कितनी ईमानदारी लगती है आपको लगता है? इस पर भी आप लोग थोड़ा सा बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि वो भ्रष्टाचारियों को जेल भेज रहे हैं, तब लगता है कि वो एकदम सही कह रहे हैं, एकदम उनकी बात पर आंख बंद करके यकीन किया जा सकता है? क्योंकि हमारे सामने अजीत पवार का भी फिर मामला आता है, प्रफुल्ल पटेल का भी मामला आता है, और बहुत सारे और भी मसले आते हैं, तो उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन पहले प्राइमरीली जो यहाँ पर बंगाल में है और जो आरोप ममता बनर्जी के और तृणमूल कांग्रेस के ऊपर, उस पर टीएमसी पार्टी का करप्शन तो बहुत ब्लेटेंट है। बाय नाउ वी नो दैट, एंड ये जो एम्प्लॉयमेंट का मामला है, I read in the newspaper that even PhD scholars are competing for jobs in the lower echelons of the bureaucracy, mainly Group D and clerkship and so on. So that's a very pathetic situation. But as you asked him that is there any other points on which you are ready to judge the party and the government? I would say that COVID के बाद अगर कोई बढ़िया वायरस भारत में है वो है कम्युनल वायरस। सो वो कम्युनल वायरस मुझे लगता है अभी भी बंगाल में उतना ब्लेटेंटली आया नहीं है। दिस इज थैंक्स जैसे बाकी और हिस्सों में दिखने को मिलता है। दक्षिण भारत के बाहर अगर आप देखेंगे तो बंगाल में अभी भी वो प्लूरलिटी हम एंजॉय करते हैं बहुत अच्छे से। आई थिंक पार्टी जो है सब करप्ट है, उसका डिग्री, वो डिफरेंस इज इन डिग्री नॉट इन काइंड। तो फिर मेरा सवाल ये होगा कि अगर आपके सामने चुनने के लिए एक कम्युनलिज्म है और एक तरफ करप्शन है, तब क्या चीज़ आप प्रेफर करते हैं? और
कैसे तय करते हैं कि इस चीज़ को प्रेफर करना चाहिए या इस चीज़ को तवज्जो देनी चाहिए? देखिए, करप्शन को हटाने के लिए हमारा इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस है, कोर्ट्स है, अदर जो सेंट्रल एजेंसीज है वो है, पर कम्युनल वायरस को हटाने के लिए हमारे पास कोई एजेंसी नहीं है. सो आई थिंक it's a devil of lesser degrees. So I would go for a party which is corrupt but not communal. Yes, exactly. आप बताएं. जब हम करप्शन बोलते हैं वेस्ट बंगाल में तो हम अभी अर्बन एरियाज में हम लोग फोकस कर रहे हैं, बट लेट्स फोकस ऑन द रूरल एरियाज लाइक द एरिया इन पुरुलिया. जैसे मगनरेगा का जो सबसे बड़ा स्कैम है जो वेस्ट बंगाल में आया, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक 10,000 करोड़ जैसा पैसा अभी नहीं आया. तो उधर के लोग जहाँ स्पेशली महिलाएं जहाँ रूरल, दे अर्न लाइक 150 रुपीज़ पर डे फॉर 100 और 150 डेज ऑफ वर्क. तो ऐसे ग्राउंड जीरो रिपोर्ट्स है जहाँ रूरल एरियाज से वेस्ट बंगाल से, उसमें ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा. वी आर टॉकिंग अबाउट पॉन्जी स्कीम्स, बट आर वी फोकसिंग ऑन द रूरल एरियाज एंड स्पेशली द वुमेन? उनके लिए हाँ, ममता बनर्जी स्कीम्स जैसे लक्की भंडार है, येस, दे आर एम्पावरिंग द वुमेन बाय गिविंग दीज काइंड ऑफ टोकन मनीज. ये एम्पावर करता है, बट आर वी रियली लुकिंग एट अ बैलेंस्ड सिचुएशन? बिकॉज अर्बन और रूरल डिवाइड है जो वेस्ट बंगाल में. और कम्युनलिज्म की बात करें तो वेस्ट बंगाल में वैसा पॉलिटिक्स इधर काम नहीं करता. जैसे साउथ में वी कैन सी दैट बीजेपीज कम्युनल पॉलिटिक्स इज नॉट वर्किंग. इट इज़ मोस्टली इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. तो एक है, लेकिन इधर दूसरे टॉपिक्स के ऊपर भी तो जो जैसे ये लोग पॉलिटिक्स करते हैं, जैसे कास्ट हम उतना नहीं देख सकते, लेकिन ये जो करप्शन है इट इज़ वेरी इंट्रिंसिक टू वेस्ट बंगाल. तो कम्युनल और करप्शन को लाइक वी शुड लुक एट इट फ्रॉम अ बैलेंस पर्सपेक्टिव. तो दोनों चीज़ ही गलत है. आइडियली हमारे पास इस तरह की चॉइस होनी नहीं चाहिए कि दो एविल्स में चुनना है. तो जैसा इन्होंने कहा कि लेसर एविल्स चुन लेते हैं हम लोग, मजबूरी है, वही विकल्प है. एक चीज़ बहुत दिलचस्प है, इन्होंने कहा कि साउथ में ये बहुत सारी इस तरह की समस्या देखने को मिलती है. जब बीजेपी की कम्युनल पॉलिटिक्स उस तरह से काम नहीं करती जिस तरह से कि बाकी नॉर्थ के हिस्सों में काम करती है. लेकिन बंगाल भी उसी तरह से करीब वहाँ पर भी इन्होंने कहा कि वो प्लूरलिटी बची है, उस वैल्यूज़ को लोग थोड़ा चेरिश करते हैं. लेकिन एक आंकड़ा मैं रख दूं, पिछला जो लोकसभा का चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी छलांग लगाई थी. 18 सीटें लोकसभा में उसने जीती थी. और अगर विधानसभा की बात करें, जो पिछला 21 का विधानसभा चुनाव था उसमें भी काफ़ी वो मुख्य विपक्षी पार्टी है, मेन अपोजिशन पार्टी है. तो ये भी सच्चाई है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स को यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट है. तो मैं आपसे लोगों से आखिरी में मेरा वही सवाल है, ममता बनर्जी का करप्शन और बाकी ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से देखें तो पिछला 10-15 सालों का उनका कार्यकाल कैसा रहा, कैसे आंकेंगे आप? पहला चीज़ जो मैं फोकस करना चाहूँगी वो है जो करप्शन चीज़ है. ये ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होता है. लाइक ऊपर से ये स्टार्ट नहीं होता, नीचे से स्टार्ट होता है. सो नीचे से देखना पड़ेगा. पहले जो पार्टी है उसको पहले नीचे को देखना पड़ेगा कि कैसे स्टार्ट हो रहा है, कौन कौन करप्टेड है. और करप्शन का जो मैटर है वो हर कोई करप्टेड होता है. बट जो मेरा जो थिंकिंग है वो है, जो ममता बनर्जी जो टोकन मनी जो देते हैं, लाइक लक्ष्मी भंडार एंड देन पॉपुलिस्ट स्कीम जो है, हाँ पॉपुलर स्कीम, जो कन्याश्री एंड ऑल. अच्छा, जो लड़कियों को कन्याश्री में पैसा मिला, क्या उनका जॉब सिक्योरिटी है? उनका जॉब सिक्योरिटी क्या है? बिकॉज जो जॉब का सिचुएशन है करंटली, जो फिनोमेना जो सिचुएशन देखा जा रहा है बंगाल में, सो मुझे नहीं लगता जिनको कन्याश्री में पैसा मिला दैट वुड बेनिफिट देम इन देयर फ्यूचर. तो आप इसके खिलाफ हैं कि सरकार लोगों को किसी तरह का, बेरोजगार लोगों को भत्ता या किसी रूप से फाइनेंशियली सपोर्ट करे? नहीं, देखिए, अगर कोई बेरोजगार है और अगर किसी को ज़रूरत है उसको दिया जाए, बट जिनको ज़रूरत नहीं है, आई वॉज फ्रॉम अ प्राइवेट स्कूल एंड आई हैव सीन माई फ्रेंड्स, उनको कोई ना, मैं रेलवे जोन से हूँ. माई फादर इवन वर्क्स इन इंडियन रेलवे. और मेरे जो दोस्त लोग हैं दे आर, क्योंकि वो रेलवे जोन है, उधर सभी रेलवेज लाइक रेलवे वर्किंग पीपल है. सो उनको भी दिया जा रहा है. अच्छा, मतलब जिनको ज़रूरत नहीं उनको भी दिया जा रहा है. बट देखा जा रहा है कि बहुत रूरल एरियाज में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको नहीं मिल रहा ये फैसिलिटी. उनको लाइक वी इवन सी कि रेशन जो है वो ब्लैक में बेचा जा रहा है. एंड जो गरीब लोग हैं वो ब्लैक में खरीद रहे हैं उनको. और किनको दिया जा रहा है? जो लोग वेल एस्टैब्लिश्ड है,
आई हैव सीन, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा तो कि ये जो भी लोग एक तरह का करप्शन यहाँ पर है। ऑब्वियसली हम्म। बिकॉज जो लोग वेल एस्टेब्लिश्ड है, जो लोग अच्छे क्वार्टर्स में रह रहे, अच्छा सब कुछ एवरीथिंग इज फाइन, वो लोग रेशन को खरीद रहे हैं एंड देन वो अपने घर में जो काम करते हैं उन लोगों को ब्लैक में बेच रहे हैं। मैंने ये अपनी ठीक आंखों बात से है। देखा है। आखिरी कमेंट आपका। जो करप्शन का बात वो बोलने से एज अ स्टूडेंट आई थिंक जो बहुत इम्पोर्टेंट है बंगाल के स्फीयर में कि the way education is happening has been broken down completely. I think that is one of the major problems, that even my mother is a central government worker and she's a nurse and she has seen people who have passed their masters or who have done higher studies in their lives are working as D group staffs. So there is no employment if we see, and that makes us like something that is becoming popular in Bengal right now is बांग्ला की जो होबे ना बेरिए जेते होबे। So तो बंगाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा? मतलब बंगाल में रहने से कुछ नहीं होगा। तो मतलब if you want employment you have to leave at some point. So I think वो बहुत ही दुख की बात है जो that needs to be worked on, and as students that is the greatest fear. मतलब मैं सबसे इन जनरल ऐसे ही पूछ लेना चाह रहा हूँ कि ये आप लोगों को कितना सही लगता है कि आप सबको लगता है कि यहाँ से माइग्रेट करना ही पड़ेगा, बाहर जाना ही पड़ेगा अगर कोई फ्यूचर अपना बनाना है, देखना है तो? अगर हम देखें तो फ्यूचर इंडिया में बाकी स्टेट में क्या हाल है, उधर भी एक ही हाल है। बंगाल जैसे, तो आप बाहर जाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं? बाहर जाने का मतलब हमको देखना पड़ेगा, अगर हमको इंडिया में रह के कुछ करना है तो हमको सोचना पड़ेगा 2 बार कि हम यहाँ पर रह। अच्छा, आप तो भारत देश ही छोड़ने की बात कर रहे हैं। हाँ। ठीक बात है, आप बताइए। जब से पैदा हुआ तब से देख रहा हूँ कि मेरे अब्बा कभी चेन्नई में होटल में कभी काम करते थे, कभी केरला में गए, तो फिर मैं यही सोचता हूँ जो बंगाल से थोड़ा ज़्यादा डेवलप है, जहाँ पे बंगाल में काम करने से पर डे 300 मिलेगा, वहाँ जहाँ पे 400 मिलेगा वहीं पे जाएंगे। ठीक बात है, आप बताइए। यहाँ पर अच्छा फ्यूचर हो सकता है, बाहर आई थिंक देर आर सोशल कोहेशन की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर बंगाल में मैंने एक चीज़ देखा है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कास्ट ब्लाइंडनेस। अब लोअर कास्ट स्टूडेंट्स, आदिवासी स्टूडेंट्स, मुस्लिम स्टूडेंट्स, दे डोंट गेट adequate representation, adequate chances at flourishing their careers. ठीक बात है, ये भी एक बड़ी चीज निकल के आई, कास्ट बेस जो पूरे देश की समस्या है वो बंगाल की भी समस्या होगी ऑब्वियसली। आप बताएं, माइग्रेशन को देखते हैं आप विकल्प के तौर पर, या लगता है कि नहीं ठीक है यार अपन कलकत्ता में मस्त हैं? नहीं, हम तो इतना पेसिमिस्टिक नहीं होंगे फिलहाल। मेरा फैमिली में भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, सो एंड आई हैव सीन देम वेरी क्लोजली, सो आई स्टिल हैव सम होप्स and I would want to engender that hope in the next generation of Bengal, that we still have some hopes to make ends meet in this state. ठीक बात, आप बताओ। माइग्रेशन तो मेरे फैमिली से अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखें, मेरे रिलेटिव्स तो दे आर मास माइग्रेटिंग। तो जितना कहाँ से आए हैं? मेरे रिलेटिव्स कुछ पुणे से, कुछ इंदौर से, कुछ बॉम्बे से, तो whenever they come they आपका बर्थ यहीं कलकत्ता में? हाँ, मैं इधर मतलब मेरा आई वाज बोर्न इन हियर बट आई वाज ब्रॉट अप इन इंदौर। तो हाँ, ऑब्वियसली इधर अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगा तो वो जो एक काइंड ऑफ जो अटैचमेंट है टू बंगाल वो तो रहेगा, लेकिन इफ योर स्टमक इज नॉट फुल देन यू हैव टू माइग्रेट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पेट और रोजी रोटी के लिए बहुत सारे पूरी दुनिया में लोग इधर से उधर जाते हैं, तो बंगाल भी उससे अछूता नहीं है, वो भी एक बड़ी समस्या है। बंगाल से बहुत बड़ी आबादी माइग्रेट करके देश के अलग अलग हिस्सों में जाती है, खासकर बहुत निचले तबके के लोग हैं जो मजदूरी, दिहाड़ी, इस तरह के कामों में लगे हुए हैं। आज हमारे साथ जादवपुर यूनिवर्सिटी और प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के ये छात्र थे। ओके, एक्चुअली ये एक थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, बट लेट मी ऐड दिस, ये जो माइग्रेशन का जो इश्यू है ये डिपेंड करता है लोग कौन सा वे चूज़ करना चाहते हैं अबाउट द फ्यूचर, वो क्या प्लान करना चाह रहे हैं। नॉट ऑल, सब ये नहीं सोचते कि मैं सरकारी नौकरी करूँगा या मैं टीचर ही बनूँगा या मैं प्रोफेसर ही बनूँगा। ओके, मेनी पीपल लाइक ड्रीम ऑफ और भी बहुत कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक फोटोग्राफी और लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो उनके वो पैशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ माइग्रेट करेंगे, वो कौन सी जगह स्कोपफुल होगा उनके लिए। मतलब ये तो बहुत माइग्रेशन बहुत लेयर्ड समस्या है, उसमें स्किल्ड, अनस्किल्ड, एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड, बहुत सारे तरह के उसमें है, और उस तरह से वो भी चीज़ें तय करती हैं आपके पलायन को लेकर।
माइग्रेशन को लेकर। तो ये आज हमारे साथ जादवपुर यूनिवर्सिटी और प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के छात्र थे। हमारा पहला मॉर्निंग शो था ये कलकत्ता से। आगे भी हम कलकत्ता और बंगाल के अलग अलग हिस्सों से आप तक इलेक्शन की कवरेज पहुंचाते रहेंगे। ये सारी कवरेज जो न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट का साझा इलेक्शन फ़ंड है, हमारे तमाम सब्सक्राइबर इसको फ़ंड कर रहे हैं, आप इसको फ़ंड कर रहे हैं, तब हम ये पहुंचा पा रहे हैं आप तक। और हमारे तमाम अन्य रिपोर्टर भी देश के अलग अलग हिस्सों से आप तक ये खबरें पहुंचा रहे हैं। इसको बनाए रखें ताकि आप गर्व से कह पाएँ मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply head on to newslaundry.com/subscription and pick up the TNMNL joint subscription of your choice today.